कक्षा समाप्त हो चुकी थी। श्रीमती वर्मा अपना लेक्चर खत्म करके क्लास से बाहर चली गईं। छात्र एक एक करके ब्रेक के लिए बाहर निकलने लगे। मैंने भी ताज़ी हवा लेने का फैसला किया। मैंने पास बैठे लक्ष्य के कंधे पर हाथ रखा। चलो बाहर टहल कर आते हैं, मैंने कहा। लक्ष्य ने सहमति में सिर हिलाया और मेरे पीछे चल दिया। हमारे जाने को कक्षा के मॉनिटर आदित्य और उसके दोस्त तन्मय ने नोटिस किया। कॉरिडोर में चलने के दौरान मैंने उत्सुकता से पूछा, लक्ष्य, तुमने किस संस्थान को चुना है? मैं उसकी गुप्त जानकारी में दखल नहीं देना चाहता था, लेकिन स्कूल के डेटाबेस में हर छात्र की जानकारी होती है। हालांकि वहां जाकर जांच करना बेकार की मेहनत थी। वैसे भी ये बात ज़्यादा दिन तक छिपने वाली नहीं थी, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ये जानकारी पब्लिक कर दी जाती है, जो कि स्कूल के लिए एक मार्केटिंग का जरिया है। मेरा सवाल सुनकर लक्ष्य को बुरा नहीं लगा, बल्कि वह इस रहस्य को खोलने के लिए उत्साहित था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अन्नपूर्णा फूड चेन को चुना है। फूड चेन? मैं थोड़ा हैरान रह गया। मेरी हैरानी देखकर लक्ष्य जोर से हंसा। उसने आसपास देखा कि कोई हमें सुन तो नहीं रहा। जब उसने सुनिश्चित कर लिया कि सब अपने में व्यस्त हैं, तो उसने गंभीर स्वर में कहा, मेरे संस्थान को हल्के में मत लो। इसकी ताकत हमारे देश के किसी भी बड़े संगठन से कम नहीं है। बाकी संगठन जहां कॉम्बैट एबिलिटी के आधार पर रेटिंग देते हैं, ये संस्थान अपनी आर्थिक स्थिति के लिए जाना जाता है। अन्नपूर्णा फूड चेन एक आर्थिक महाशक्ति है। शुरुआत में मुझे लगा कि कहीं खाने के प्रति उसका जुनून उसके फैसले पर भारी न पड़ गया हो, लेकिन उसकी बातें सुनकर मैं आश्वस्त हुआ कि वह अपना दिमाग सही इस्तेमाल कर रहा है। मैंने आगे पूछा, और मेंटल मेथड, मानसिक तकनीक का क्या? लक्ष्य थोड़ा झिझका, लेकिन फिर उसने बताया, हाँ, उनके पास मेरे लिए एक उपयुक्त मेंटल मेथड है। यही एक कारण है कि मैंने उन्हें चुना। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है कि वे अपने संसाधनों के साथ मेरा पूरा समर्थन करेंगे। उसने इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन दोस्ती और भरोसे के लिए इतना काफ़ी था। मैंने मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचा, यह मोटा भाई है तो काम का। उसने अपनी जानकारी साझा की थी, तो मैंने भी थोड़ा सहज महसूस किया। तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई हमें देख रहा है। मैंने गर्दन घुमाकर पीछे देखा, कौन है वह? मेरी नज़रें तन्मय पर टिकीं। वह रंगे हाथों पकड़े जाने पर हड़बड़ा गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मैं उसे इतनी जल्दी देख लूँगा। वह तुरंत मुड़ा और अपनी क्लास की तरफ भाग गया। दरअसल वह ये देख रहा था कि हम छठी मंजिल की तरफ तो नहीं जा रहे। ये पूरी बिल्डिंग ए रैंक डिवीजन के लिए थी। कक्षा के अलावा हर मंजिल पर ट्रेनिंग की सुविधाएं थीं ताकि छात्र बिना किसी परेशानी के अभ्यास कर सकें। तन्मय को डर था कि कहीं हम ऊपर जाकर किसी से मिल न लें। लक्ष्य ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वह तन्मय है, और उसका यार आदित्य हमारा क्लास लीडर है। वह मुझे चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ यह कह रहा था। वह जानता था कि वे लोग क्या सोच रहे हैं। क्लास A2 में आने से पहले ही उसने काफ़ी जानकारी जुटा ली थी। मैंने इस राजनीति में कोई रुचि नहीं दिखाई। पिछली क्लास में भी मैंने ये सब देखा था। मुझे लीडर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। चाहे वह आदित्य हो या कोई और, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली क्लास का समय हो रहा था, इसलिए हम वापस अपनी कक्षा की तरफ चल दिए। रास्ते में लक्ष्य और भी हैरान था। उसे लगा था कि मैं आदित्य और तन्मय के बारे में पूछूंगा, लेकिन मैंने कोई परवाह नहीं की। क्या तुम सच में लीडर नहीं बनना चाहते? लक्ष्य ने माथे पर बल डालते हुए पूछा। मुझे बच्चों को संभालने का शौक नहीं है, मैंने पीछे मुड़े बिना जवाब दिया। कुछ देर में हम अपनी सीटों पर वापस पहुंच गए। बाकी छात्र भी आ चुके थे। ब्रेक के दौरान कुछ लोगों ने हमसे बात करने की कोशिश की, लेकिन हमने कोई खास मौका नहीं दिया। सही किया तुमने, मुझे भी यही लगता है कि तुमने सही फैसला लिया, लक्ष्य ने गंभीर स्वर में कहा। मैं उलझन में था। यह अचानक गंभीर क्यों हो गया? मैं जानता था कि लीडर होने के कुछ फायदे हैं, लेकिन मेरे पास अपना सिस्टम है। मुझे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किसी विशेषाधिकार की जरूरत नहीं थी। मैं तो बस एकेडमी ज्वाइन करने से पहले अपनी नींव मजबूत करना चाहता था। लक्ष्य गंभीर चेहरे के साथ कुछ स्नैक्स खाने लगा। तभी श्रीमती वर्मा दोबारा क्लास में आईं।
लक्ष्य ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें स्कूल के बाद सारी डिटेल बता दूंगा। मैंने सिर हिलाया और अपना पूरा ध्यान लेक्चर पर केंद्रित कर दिया। स्माइलिंग फेस। श्रीमती वर्मा ने कक्षा की ओर देखते हुए कहा, सभी ध्यान दें, इस सप्ताहांत से हमारे ट्रेनिंग रूम में साप्ताहिक स्पैरिंग सेशन शुरू होंगे। उनकी बात सुनकर कक्षा में हलचल मच गई, कुछ छात्र उत्साहित थे तो कुछ चिंतित। स्पैरिंग सेशन असल में एक कॉम्बैट क्लास थी, जहां हर जादूगर अपनी क्षमता का प्रदर्शन करता था। श्रीमती वर्मा ने आगे कहा, याद रखें, ये सेशन आपके अंक तय करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये अंक आपकी ग्रेडिंग में जुड़ेंगे, इसलिए खुद को तैयार रखें। लक्ष्य ये सुनकर हैरान रह गया। उसने इस बारे में बहुत कम जानकारी जुटाई थी और यह खबर उसके लिए नई थी। उसने सोचा, स्कॉलरशिप ऑफर के लिए चैलेंज अभी शुरू करना क्या जल्दबाजी नहीं है। ग्रेजुएशन में अभी 2 साल बाकी थे, जो मैनेजमेंट के हिसाब से काफ़ी समय होता है। उसने अपना सिर हिलाया और मन में सोचा, खैर, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गरुड़ की लड़ाई देखना दिलचस्प होगा। उसने गरुड़ की तरफ एक नज़र डाली, उम्मीद करते हुए कि वो स्पैरिंग में गुरुत्वाकर्षण शक्ति का उपयोग करेगा। कॉम्बैट क्लास का पहला दिन भी ठीक से नहीं हुआ था और अब ये लड़ाई की बात। वैसे मुझे तो खुद हाथ आजमाने का मन था। सिस्टम मेरे साथ था, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं थी। लोगों का ध्यान खींचना बेहतर था ताकि मुझे और संसाधन मिल सकें। मैंने मन में कहा, सिस्टम, मेरा स्टेटस पैनल दिखाओ। डिंग। होस्ट की आवाज़ पहचान ली गई है। स्टेटस पैनल। होस्ट का नाम गरुड़। जादुई शक्ति गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी। जादूगर स्तर लेवल 1 लिमिटेड अपग्रेडेबल। प्रतिभा मध्यम निम्न अपग्रेडेबल। रंग हल्का हरा। शक्ति 10, गति 10, सहन शक्ति 10, जीवन शक्ति 10, बुद्धिमत्ता 10, आत्मा की शक्ति 10, संविधान 10, माना शक्ति 10। कोर स्थिति निराकार। स्पेल 0, स्लॉट 1, मेंटल मेथड कोई नहीं। स्टेटस देखकर मुझे अपनी ताकत और कमजोरियों का अंदाजा तुरंत हो गया। फिलहाल सभी एट्रीब्यूट्स 10 पर थे। मुझे इन्हें बढ़ाने का कोई तरीका ढूंढना होगा, वरना बेहतर प्रतिभा होने के बावजूद सबको हराना मुश्किल होगा। एक और बात जो मुझे परेशान कर रही थी, वह थी मेंटल मेथड। मुझे उम्मीद थी कि इसे स्पैरिंग में अनुमति नहीं दी जाएगी। लक्ष्य और मेरे अलावा बाकी छात्र काफ़ी पहले ही कुछ संस्थानों से जुड़ चुके थे। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि उन्होंने पहले से ही मेंटल मेथड का अभ्यास शुरू न किया हो। अगर किसी ने अभ्यास शुरू कर दिया है तो उनकी बुनियादी ताकत बढ़ चुकी होगी। पता नहीं क्लास में कितने छिपे हुए शेर हैं। तभी मैंने देखा कि श्रीमती वर्मा मेरी ओर देख रही हैं। मैंने तुरंत हाथ उठाया। श्रीमती वर्मा ने मुझे हाथ उठाते देखा तो हैरान हुई, लेकिन उन्हें खुशी भी हुई कि कोई तो सवाल पूछने की हिम्मत कर रहा है। क्या बात है गरुड़, कोई सवाल है? श्रीमती वर्मा ने पूछा। क्लास के सभी छात्र मेरी ओर मुड़ गए। कुछ छात्र हैरान थे कि मैं ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। उनकी नज़रों में मेरे प्रति थोड़ी नफरत थी क्योंकि मेरी प्रतिभा उनसे बेहतर थी। वहीं कुछ छात्र उत्सुकता से देख रहे थे। मैंने गंभीर स्वर में कहा, मैम, मुझे स्पैरिंग सेशन के बारे में एक उलझन है। क्या जिन छात्रों ने मेंटल मेथड का अभ्यास किया है वे भी इसमें भाग ले सकते हैं? पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी को भी सवाल में कुछ गलत नहीं लगा। सबसे ज़्यादा हैरान तो लक्ष्य था। उसने मन में सोचा, मुझे लगा था कि यह बंदा शांत रहना पसंद करता है। क्या मैंने गलत अंदाजा लगाया? श्रीमती वर्मा को मेरी चिंता समझ आ गई। उन्होंने कहा, तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जाहिर है, स्पैरिंग में हर कोई भाग नहीं ले सकता। जिन्होंने मेंटल मेथड का अभ्यास शुरू कर दिया है, उन्हें छूट दी गई है। उन्होंने आगे बताया, आमतौर पर छात्र ग्रेजुएशन के बाद मेंटल मेथड का अभ्यास करते हैं। लेकिन कुछ संस्थानों में वे नहीं चाहते कि उनके सदस्य स्कूल में समय बर्बाद करें, इसलिए वे उन्हें स्कूल से ही अभ्यास करने की अनुमति देते हैं। ऐसे छात्र मैनेजमेंट की नज़र में आधे ग्रेजुएट माने जाते हैं, इसलिए उन्हें विभिन्न कार्यक्रमों से छूट मिलती है। उनका जवाब सुनकर मैंने राहत की सांस ली। क्लास खत्म हुई और आखिरकार लंच का समय आया। लक्ष्य और मैं स्कूल की कैंटीन की ओर चल दिए।
कैंटीन बहुत विशाल थी, जहां क्लास A1 से D6 तक के सभी छात्र आते थे। रास्ते में हमने अलग अलग बैच के छात्र देखे। सभी के सीने पर उनके क्लास का बैच लगा था। कुछ मिनट बाद हमने अपनी थालियां लीं। लक्ष्य ने इशारा करते हुए कहा, चलो, उस टेबल पर कुछ सीटें खाली हैं। वहां पहले से ही 3 छात्र बैठे थे, एक लड़की और 2 लड़के। उन्हें देखकर हम उनसे थोड़ी दूरी पर बैठ गए। जैसे ही हमने खाना शुरू किया, मैंने एक भद्दी टिप्पणी सुनी। लड़की ने चिड़चिड़े स्वर में कहा, अरे, क्या ये वही गैस वाला जादूगर नहीं है? उसे लक्ष्य के पास बैठने में घृणा हो रही थी। उसे लगा कि अगर उसके दोस्तों को पता चला तो वे उसका मजाक बनाएंगे। ये सुनकर बाकी 2 छात्रों के चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल गए। थ्रोइंग किसेस। चारू की बात सुनकर कैंटीन में खलबली मच गई। छात्र एक दूसरे को इशारा करने लगे और कानाफूसी शुरू हो गई। लक्ष्य का चेहरा गुस्से और खींच से लाल हो गया। वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने सीधे चारू की आंखों में देखते हुए कहा, तुम अपनी जुबान संभालो। मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। लक्ष्य को डर था कि वह कोई बड़ी गलती न कर बैठे, लेकिन उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। आसपास के छात्र सन्न रह गए। सबको उम्मीद थी कि लक्ष्य दब जाएगा, लेकिन उसने पलटवार किया था। मैंने हस्तक्षेप नहीं किया क्योंकि लक्ष्य के पास भी वैसी ही प्रतिभा थी जैसी दूसरों के पास। लेकिन तभी, बिना पलक झपकाए, लक्ष्य को एक जोरदार झटका लगा और वह मेज से टकराकर दूर जा गिरा। सब हैरान थे। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। मैं तुरंत उठा और लक्ष्य को सहारा देकर खड़ा किया। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। साफ था कि सामने वाले ने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था। तभी भीड़ से आवाज आई, वह देखो, वह ब्रिजेश है, स्पीड मैज। तभी दूसरे छात्रों ने बाकी दोनों की पहचान उजागर की। वह चारू है, साउंड मैज, और उसके बगल में मनीष है, पावर मैज। क्लास A1 के छात्र। इसीलिए ये इतने बेखौफ हैं। भीड़ में कानाफूसी हुई। क्लास A3 के छात्रों ने सबको सलाह दी कि इनसे उलझना बेकार है, इसलिए लोग पीछे हटने लगे। वहां सिर्फ हम दोनों और वो 3 बचे। चारू मुस्कुरा रही थी, उसे अपनी हरकत पर कोई पछतावा नहीं था। मनीष अपने चेहरे पर उदासीन भाव लिए खड़ा था, मानो उसे ये सब रोज की बात लगती हो। ब्रिजेश ने अहंकार से कहा, तुम कौन हो? मैंने कहा था न कि मेरे मामलों में दखल मत दो। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। मैं लक्ष्य की हालत देख रहा था। उसे काफी चोट आई थी। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। डिंग, सहायक फंक्शन सक्रिय करने की शर्त पूरी हो गई है। डिंग, सिस्टम होस्ट की सहायता के लिए एक नया सहायक फंक्शन सक्रिय कर रहा है। डिंग, परख, प्रोब फंक्शन तैयार है। मैं एक पल के लिए हैरान रह गया। मैंने मन ही मन सिस्टम से पूछा, सिस्टम, तुमने तो कहा था कि केवल 3 मुख्य फंक्शन हैं। डिंग, होस्ट, सिस्टम के पास अभी भी 3 ही मुख्य फंक्शन हैं। लेकिन होस्ट की जान खतरे में देखकर यह नया सहायक फंक्शन अपने आप सक्रिय हो गया है। मैंने राहत की सांस ली। यह मुख्य फंक्शन जैसा शक्तिशाली नहीं था, लेकिन काम का था। मैंने तुरंत मन में कहा, सिस्टम, इस ब्रिजेश पर परख प्रोब फंक्शन का इस्तेमाल करो। ब्रिजेश का विवरण मेरे सामने स्क्रीन पर तैरने लगा। नाम ब्रिजेश, जादुई शक्ति गति स्पीड, मैज स्तर लेवल 1 लिमिटर, प्रतिभा मध्यम निम्न, रंग हल्का हरा, शक्ति 15, गति 20, सहन शक्ति 18, जीवन शक्ति 15, बुद्धिमत्ता 10, आत्मा की शक्ति 10, संविधान 10, माना शक्ति 10 प्रगति पर, कोर स्थिति 0.1%, स्पेल हिंटन मूवमेंट तकनीक, मेंटल मेथड हिंटन स्पीड आर्ट। आंकड़े देखकर मेरी सांसें थम गईं। उसकी गति और बाकी बुनियादी गुण सामान्य छात्रों से कहीं ज्यादा थे। मैंने उसकी मेंटल मेथड का नाम भी देख लिया था। ये सिस्टम वाकई लाजवाब था। कम से कम अब मैं बेकार की लड़ाइयों से बच सकता था। स्माइलिंग फेस, उसकी गति मुझसे दोगुनी थी। यहाँ से भागना या उसका सामना करना बेकार था। मेरा दिमाग तेजी से किसी समाधान की तलाश में था और आखिरकार मुझे एक तरीका सूझा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपको नहीं लगता कि बिना किसी कारण के हमला करना कुछ ज्यादा ही हो रहा है?
ब्रिजेश ने मेरी बात सुनकर उपहास किया, लेकिन वह थोड़ा झिझका। उसे नहीं पता था कि इस मोटे लड़के का समर्थन कौन कर रहा है। उसने अपने दोस्तों, खासकर चारू की तरफ देखा। चारू ने ब्रिजेश की निगाहों को समझते हुए मेरी ओर देखा। वह लक्ष्य को तो जानती थी, जो अपने खाने के शौक के लिए पूरे स्कूल में मशहूर था, लेकिन मैं उसके लिए एक नया चेहरा था। वह खुद से सोच रही थी, यह नया लड़का कौन है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। उनकी झिझक देखकर मैं मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि लक्ष्य के लिए इस तरह की बदमाशी कोई नई बात नहीं थी। मैंने उन पर ध्यान न देते हुए लक्ष्य का हाथ पकड़ा और उसे पास की एक खाली मेज की तरफ खींच लिया। मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। भीड़ थोड़ी निराश थी, उन्हें किसी बड़े ड्रामे की उम्मीद थी, लेकिन उन तीनों को इस तरह झिझकते देख वे हैरान थे। ब्रिजेश को लोगों की तिरस्कार भरी नज़रें महसूस हुईं। वे नज़रें उसे कह रही थीं कि मूर्खता मत करो। उस पल ब्रिजेश ने हमला करने का फैसला किया। उसने अपनी मूवमेंट स्पेल का इस्तेमाल किया। तात्विक जादूगरों के विपरीत, जो अपनी शक्तियों का बाहरी रूप से उपयोग करते हैं, ब्रिजेश जैसे शारीरिक क्षमताओं वाले जादूगर अपनी शक्तियों से अपने शरीर को मजबूत बनाते थे। उसने पलक झपकते ही अपनी गति बढ़ाई और मेरे चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। धड़ाम! मैं पीछे की तरफ उड़ा और मेज से जा टकराया। मेरे सिर में तेज दर्द था और एक हल्की कराह मेरे मुंह से निकल गई। भीड़, जो अब तक शांत थी, अचानक चिल्ला उठी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ब्रिजेश फिर से हमला करेगा। उसी समय हमारे सहपाठी तन्मय ने हमें पहचान लिया। वह थोड़ी देर पहले ही हमारा पीछा करते हुए आया था, लेकिन रास्ता भटक गया था। कैंटीन में खोजते हुए आखिरकार उसे हम दोनों मिल गए, लेकिन जो मंजर उसने देखा, वह दंग रह गया। वह डर के मारे कांपने लगा। उसने अपने सामने खड़े हमलावरों को देखा। उनके सीने पर क्लास A1 का बैच चमक रहा था। तन्मय की आंखों में हैरानी की चमक थी। उसने सोचा, यह क्या हो रहा है? क्या इन्हें नहीं पता कि यह नया लड़का गरुड़ कितनी बड़ी प्रतिभा है? भीड़ उत्तेजना में ये तमाशा देख रही थी। ब्रिजेश अपनी ताकत दिखाकर संतुष्ट था, जबकि मनीष शांत खड़ा था। लेकिन चारू की भौहें तन गईं। वह इस नए लड़के की पहचान जानने की कोशिश कर रही थी। उसने हमारे सीने पर क्लास A2 के बैच देखे, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने भीड़ में क्लास A2 के अन्य छात्रों को खोजना शुरू किया। उसे भीड़ में तन्मय दिखा। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने जोर से आवाज लगाई, तन्मय, क्या तुम इसे जानते हो? उसने मेरी ओर इशारा किया। तन्मय की ओर सबकी नज़रें मुड़ गईं। ब्रिजेश और मनीष ने भी उसे देखा। डर के मारे तन्मय पसीने पसीने हो गया। उसने कांपते हुए कहा, ये गरुड़ है, एक ग्रेविटी मैज। यह आज सुबह ही हमारी क्लास में ट्रांसफ़र हुआ है। पूरे कैंटीन में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। ग्रेविटी मैज, यह एक दुर्लभ और शक्तिशाली शक्ति थी। ऐसे जादूगरों को बड़े संगठन हाथों हाथ लेते थे। भीड़ में किसी की भी अब बोलने की हिम्मत नहीं थी। हर कोई समझ गया था कि उन्होंने एक बहुत बड़े टैलेंट पर हाथ उठा दिया है। लोग डर गए कि कहीं गरुड़ उन्हें पहचान न ले, इसलिए तुरंत वहां से भागने लगे। धत्तेरी! मैंने गुस्से में कहा। लक्ष्य धीरे से मुझे सहारा देने आगे आया। उसका नाम सुनते ही मैंने अपनी आंखें खोलीं। मुझे अपने अंदर अत्यधिक क्रोध महसूस हो रहा था। लक्ष्य के सहारे मैं खड़ा हुआ। भीड़ वहां से गायब हो चुकी थी। मैंने उस लड़के की ओर देखा जिसने मेरी पहचान उजागर की थी। वह हमारा क्लासमेट तन्मय था। तन्मय मेरी नज़रों को देखकर डर से कांप उठा। ब्रिजेश पूरी तरह से पत्थर की तरह जम गया था। उसे लगा था कि वह किसी आम छात्र को पीट रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने एक बहुत बड़ी मुसीबत को हाथ लगा लिया है। चारू के पैर डर से कांप रहे थे और मनीष के माथे पर पसीने की बूंदें थीं। उसका उदासीन चेहरा अब तनाव से भर गया था। मैंने उन तीनों को घूरते हुए एक शैतानी मुस्कान दी। अगर उसकी शक्तियां मुझसे अधिक न होतीं, तो मैं उसी वक्त जवाब देता। वे तीनों बुरी तरह घबराए हुए थे। उस जगह अब सिर्फ हम 6 लोग बचे थे, बाकी लोग दूर हट चुके थे। लक्ष्य मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्या जलवा है, ग्रेविटी मैच के साथ पंगा लेना आसान नहीं है। मैंने गरुड़ के साथ दोस्ती करके बिल्कुल सही फैसला किया। स्माइलिंग फेस।
उनकी घबराहट देख मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं बस लक्ष्य के साथ क्लिनिक की ओर बढ़ गया। मुझे ये सुनिश्चित करना था कि उसे कोई अंदरूनी चोट न लगी हो। हमारा जाना देखकर वे तीनों हैरान थे। मनीष ने पहली बार अपना मुंह खोला, उसने कुछ नहीं कहा। इसका क्या मतलब है? चारू घबराहट में कांपते हुए बोली, क्या वह बदला नहीं लेगा? ब्रिजेश उसे कोसने लगा, तुम्हारी वजह से मैंने किसी ऐसे इंसान को नाराज कर दिया जिसे नहीं करना चाहिए था। वह बुरी तरह डर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। लक्ष्य और मुझे दूर जाते देख उसने अपने साथियों से कहा, अब सिर्फ लीडर ही हमें इस मुसीबत से बचा सकते हैं। चलो उनसे मिलते हैं। चारू और मनीष ने हामी भरी और तीनों कैंटीन के दूसरे रास्ते से निकल गए, पीछे तुषार को अकेला छोड़ गए। तुषार यह सब देखकर मन ही मन मुस्कुराया। इनके चेहरे का डर बता रहा है कि इन्हें गरुड़ की असली ताकत का अंदाजा नहीं था। उस बेवकूफ़ ब्रिजेश ने बिना जाने किसी बड़े खिलाड़ी से टक्कर ले ली। मुझे ये बात पीटर को बतानी चाहिए, वह सुनकर बहुत खुश होगा। ये सोचकर तुषार भी वहां से चला गया। लक्ष्य मुझे सहारा देते हुए क्लिनिक की ओर ले जा रहा था। रास्ते में उसने धीमी आवाज में कहा, गरुड़, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम भी इस मुसीबत में पड़ गए। मैंने जवाब दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि उस लड़के ने बिना डरे हमला कैसे किया। अगर कोई साधारण छात्र होता तो वह ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं करता। लक्ष्य ने उस समय कुछ नहीं कहा। उसने तय किया कि इलाज के बाद वह मुझे कुछ बातें बताएगा। हम सभी में मध्यम स्तर की प्रतिभा थी और ज़्यादातर छात्र बड़े संगठनों से जुड़ चुके थे। फिर भी स्कूल में इस तरह की बदमाशी हो रही थी। क्या स्कूल प्रशासन को इसका पता नहीं था? क्लास B6 में ऐसी कोई हिंसा नहीं थी, बस मामूली कहा सुनी होती थी। लेकिन ए रैंक डिवीजन में सब कुछ अलग था। शुक्र है कि मैंने सब टैबू शक्ति जगह ली थी, जिसने मुझे दूसरों पर बढ़त दी थी। अगर स्कॉलरशिप की बात न होती तो मैं अब तक अपने संगठन से कोई मेंटल मेथड मांग चुका होता। मैंने मन ही मन कसम खाए, आज नहीं तो कल मुझे इन तीनों से अपना हिसाब 10 गुना ज़्यादा चुकाना होगा। मेरी विनम्रता धीरे धीरे खत्म हो रही थी। लक्ष्य ने मेरे आखिरी शब्द सुनकर कदम रोक लिए और धीरे से बोला, गरुड़, इतनी जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो। वह घबराया हुआ था। उसे खुशी थी कि मैं उसके बचाव में आया, लेकिन वह नहीं चाहता था कि मैं बिना सोचे समझे कोई कदम उठाऊं। मैं हैरान था। अभी कुछ देर पहले वह खुद निडर होकर लड़ रहा था, अब वह मुझे रोक क्यों रहा था? मैंने कोई सवाल नहीं किया। हम क्लिनिक पहुंच गए थे। यह एक छोटी सी इमारत थी जो सरकारी प्रोग्राम के तहत चलती थी। वहां कोई नहीं था। हम जैसे ही गेट के अंदर गए, हमें कुछ आहट सुनाई दी। दरवाजा धीरे से खुला। 60 साल की एक सौम्य महिला बाहर निकली। हमें लगा कि वह भी मरीज है, इसलिए हम वेटिंग रूम की ओर बढ़ गए। तभी उसने उंगली उठाते हुए कहा, तुम बदमाश, यह क्या हालत बना रखी है? मैंने तुरंत मन में सिस्टम को आदेश दिया, सिस्टम, इनकी डिटेल्स दिखाओ। परख विवरण। नाम सुमित्रा देवी। जादुई शक्ति हीलिंग उपचार। आयु 110 वर्ष। जादूगर स्तर लेवल 2 लिमिटर। प्रतिभा सबसे निचला स्तर। रंग हल्का पीला। शक्ति 50, गति 50, सहनशक्ति 30, जीवन शक्ति 40, बुद्धिमत्ता 30, आत्मा की शक्ति 35, संविधान 31, माना शक्ति 100 स्थिर। कोर्स स्थिति 100% लेवल 2। स्पेल वुड हीलिंग आर्ट। मेंटल मेथड रेसूस हीलिंग मेथड 50% अधूरा। उसकी जानकारी मेरे सामने स्क्रीन पर तैरने लगी। वह कोई मरीज नहीं, बल्कि इस क्लिनिक की प्रभारी हीलर मैच थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उनकी उम्र 110 साल थी। शायद वह हमारे स्कूल की सबसे उम्रदराज व्यक्ति थीं। मेरा हैरान चेहरा देखकर वह उत्सुकता से मुझे देखने लगीं। लक्ष्य ने धीमी आवाज में मुझे पुकारा, गरुड़। मैं होश में आया और बोला, मैम, थोड़ी देर पहले एक छोटी सी झड़प हुई थी, इसलिए मैं अपना चेकअप कराने आया हूँ। उन्होंने सिर हिलाया और मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैंने पूछा, और लक्ष्य का क्या? मैंने लक्ष्य की ओर देखा, उसे भी चोट लगी थी। लेकिन तभी मुझे कुछ अजीब लगा, वह ठीक क्यों लग रहा था?
तभी सुमित्रा देवी की आवाज आई, उस मोटे लड़के को इलाज की जरूरत नहीं है। लक्ष्य शर्मिंदगी से मुस्कुराया। कुछ तो गड़बड़ थी। मैंने तुरंत सिस्टम को आदेश दिया, सिस्टम, लक्ष्य की डिटेल्स दिखाओ। परख विवरण। नाम लक्ष्य, जादुई शक्ति फोर्ट वायु, आयु 16, जादूगर स्तर लेवल 1 लिमिटर, प्रतिभा मध्यम निचला स्तर, रंग हल्का हरा, शक्ति 12, गति 12, सहन शक्ति 10, जीवन शक्ति 12, बुद्धिमत्ता 11, आत्मा की शक्ति 11, संविधान 11, माना शक्ति 11। मैं हैरान था, ये कैसे मुमकिन था? अगर सिस्टम न होता तो मैं किसी की बातों पर यकीन नहीं करता। हमने तो एक ही दिन जादू की शक्ति पाई थी। सुमित्रा देवी ने अंदर से चिल्लाकर कहा, ओ ए बदमाश, अंदर आ रहे हो या नहीं? मैं लक्ष्य की तरफ देखकर अंदर चला गया। थ्रोइंग किसेस। मैं कमरे के अंदर गया, जहां 3 मेड पॉड चैम्बर एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर लगे हुए थे। सुमित्रा देवी ने मुझे देखते हुए पूछा, क्या तुम हैरान हो? उनकी उत्सुकता बता रही थी कि वह ये जानना चाहती थीं कि क्या मुझे उनके पेशे का पहले से अंदाज था। मैंने मेड पॉड से अपनी नज़रें हटाकर कहा, जी, हम दोनों ने एक ही दिन अपनी जादुई शक्ति जागृत की थी। सुमित्रा देवी ने सिर हिलाया और कहा, वह मोटे लड़के की जादुई शक्ति काफ़ी अजीब है। उसके शरीर का मेटाबॉलिज्म भारी मात्रा में माना से भरे पोषक तत्वों की खपत पर काम करता है। यही उसकी ताकत को बढ़ाता है और उसकी जादुई शक्ति भी उसी से जुड़ी है। उन्होंने मुस्कुराते हुए आगे जोड़ा, उस लड़के के ठीक दिखने का कारण यही है कि शायद उसने पहले ही कुछ माना से भरा मांस खा लिया है। मैंने उनकी बात समझ ली, ये किसी जादुई हैक जैसा था। मैंने प्रवेश किया और मेड पॉड का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। मुझे बचपन से ही इनकी आदत थी। अंदर जाते ही एक हरा तरल पदार्थ चैम्बर में भरने लगा। बाहर सुमित्रा देवी मेरी हेल्थ रिपोर्ट देख रही थीं। तरल पदार्थ धीरे धीरे मेरे शरीर में ऊर्जा समाहित कर रहा था और कुछ समय बाद वह तरल पारदर्शी हो गया। दरवाज़ा खुला और मैं बाहर आ गया। मैंने पूछा, डॉक्टर, मेरी स्थिति कैसी है? उन्होंने टोकते हुए कहा, मुझे डॉक्टर क्यों बुला रहे हो? मैं एक प्रोफेशनल हीलर हूँ। मुझे हीलर या सुमित्रा देवी कह सकते हो। मैंने अपनी गलती मानते हुए हामी भरी। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी चोटें भर चुकी हैं। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और बाहर निकल गया। बाहर लक्ष्य मेरा इंतज़ार कर रहा था। मुझे देखते ही उसने पूछा, तुम ठीक हो? कोई चोट तो नहीं लगी? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, सब ठीक है। चलो, क्लास में जाने से पहले कैंटीन में कुछ खा लेते हैं। मैंने लक्ष्य की शक्ति के बारे में उससे कुछ नहीं पूछा, मुझे अब कारण पता था। मन ही मन मैंने तय किया कि मुझे स्कॉलरशिप चैलेंज के बारे में अब और नहीं सोचना चाहिए। मुझे जल्द ही गंगा अकादमी से कोई मेंटल मेथड मांगनी होगी। इसी बीच घर पर मेरे पिता भारत आराम कर रहे थे, क्योंकि आज उनकी नाइट शिफ्ट थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोलने पर उन्होंने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा। उसने काले रंग का सूट पहना था। उनके कोट पर लगे बैज को देखते ही भारत का शरीर कांप उठा। वह गंगा अकादमी का प्रतीक था। उन्होंने घबराते हुए उस व्यक्ति को अंदर आने के लिए कहा। आगंतुक ने अपना परिचय दिया, नमस्ते, मैं जय मल्होत्रा हूँ, लेवल 5 फायर मैज और गंगा अकादमी का स्टाफ सदस्य। भारत स्तब्ध थे। आमतौर पर लेवल 5 के जादूगर किसी बड़े संस्थान के प्रमुख होते हैं। जय मल्होत्रा ने सीधे कहा, मैं गरुड़ से मिलने आया हूँ। भारत ने विनम्रता से जवाब दिया, जय सर, गरुड़ अभी स्कूल में है। मैं उसे आपके आने के बारे में सूचित कर देता हूँ। मुझे यकीन है कि वह आपसे मिलकर बहुत खुश होगा। जय मल्होत्रा मुस्कुराए और भारत ने अपने बेटे को फ़ोन मिलाया। स्माइलिंग फेस। कैंटीन पहुंचने के बाद हमने लंच के लिए ताज़ा खाना लिया। शुक्र है कि इस बार कोई परेशान करने वाला वहां नहीं था। हम दोनों शांति से बैठकर खाना खाने लगे। लंच का समय 1.5 घंटे का था और अभी 1 घंटा बीत चुका था, आधे घंटे का समय बाकी था। हमारे पास अगली क्लास शुरू होने से पहले काफ़ी समय था। खाना खाते हुए मैंने पूछा, लक्ष्य, तुम कुछ बताना चाहते थे? क्या था वो? लक्ष्य ने खाना रोका और गंभीर होकर बोला, अगर तुम याद नहीं दिलाते तो मैं भूल ही जाता। देखो,
वो लोग जिन्होंने अभी पंगा लिया था वे क्लास A1 के हैं। उनमें से लगभग 99.9% लोगों ने पहले ही अपना मेंटल मेथड मानसिक तकनीक का अभ्यास शुरू कर दिया है। अगर तुम उनसे बदला लेने की सोच रहे हो तो बिना सही तैयारी के ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। मैंने गहरी सांस ली। मैं जानता था कि वह सही कह रहा है। मैंने सिस्टम के जरिए ब्रिजेश की स्थिति देख ली थी। हैरानी की बात यह थी कि उसका मेंटल मेथड किसी ग्रेड का नहीं था, या शायद सिस्टम उसे अभी नहीं पढ़ पा रहा था। सुमित्रा देवी का मेथड अधूरा था, इसलिए मुझे अपनी क्लास टीचर श्रीमती वर्मा का स्टेटस भी चेक करना चाहिए था। लेकिन फिलहाल लक्ष्य की बात सही थी। मैं यह मानकर नहीं चल सकता था कि वे 3 लोग मुझे छोड़ देंगे। इससे पहले कि चारू और उसका ग्रुप कुछ करे, मुझे खुद को तैयार करना होगा। मैंने मन ही मन फैसला कर लिया कि मैं मम्मी पापा से बात करूंगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो नौकरी करके पैसे जुटाऊंगा। मुझे एक मेंटल मेथड चाहिए ही होगा और अगली बार अगर वे मेरे रास्ते में आए तो उन्हें सबक सिखाना ही होगा। लक्ष्य ने मुझे गहराई में सोचते देख पूछा, गरुड़, तुम्हारी महत्वाकांक्षा क्या है? वह जानता था कि मेरी प्रतिभा जानकर वे लोग क्यों डरे हुए थे। मेरा भविष्य उज्ज्वल था। मैंने उसे देखते हुए कहा, महत्वाकांक्षा? 1 साल पहले पूछता तो शायद कहता कि मुझे घर पर बैठकर फिल्में देखना पसंद है, लेकिन अब जब मेरे पास सिस्टम जैसी शक्ति है तो मुझे इस धरती से बाहर निकलकर अंतरिक्ष की खोज करनी है। मैंने एक और बात सोची, अपने परिवार की उम्र बढ़ाना। जब तक वे अगला स्तर हासिल नहीं करते उनकी उम्र नहीं बढ़ेगी, और यह सोचकर मुझे बहुत चिंता होती थी। हालांकि गरुड़ को यह नहीं पता था कि भविष्य में वही अपने परिवार की मृत्यु का कारण बनेगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, मेरा लक्ष्य बस अंतरिक्ष की खोज है। लक्ष्य के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। अगर कोई और यह कहता तो मैं मानता कि वह फेंक रहा है, लेकिन तुम्हारे लिए यह मुमकिन है। हो सकता है कि मैं भविष्य के एक स्पेस एक्सप्लोरर के सामने बैठा हूँ। उसने गंभीर होकर आगे कहा, गरुड़, अगर तुम्हें किसी भी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक बताना। मैं तुम्हें माना युक्त मांस भी सप्लाई करवा सकता हूँ। मैंने हैरानी से उसे देखा। उसने शर्माते हुए कहा, मैं अंतरिक्ष से बहुत प्यार करता हूँ। मैं भविष्य के अंतरिक्ष यात्री के साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। उसकी ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया। वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि वाकई मेरा दोस्त बनना चाहता था। मैंने उसकी दोस्ती स्वीकार की और कहा, चिंता मत करो, अब से हम पक्के दोस्त हैं। तभी मेरी घड़ी बजी। पापा का कॉल था। मैंने प्राइवेसी मोड ऑन किया ताकि मेरे अलावा कोई और बात न सुन सके। कॉल कनेक्ट होते ही पापा की गंभीर आवाज़ आई, गरुड़, घर पर तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। जितनी जल्दी हो सके घर आओ, ये बहुत ज़रूरी है। उनकी आवाज़ सुनकर मैं चौंक गया। पापा ऐसे कॉल कभी नहीं करते थे जब तक कुछ बहुत गंभीर न हो। मैंने बिना देरी किए लक्ष्य से कहा, लक्ष्य, तुम खाना खत्म करके क्लास चले जाओ। मुझे घर जाना होगा। मैंने अपने स्टूडेंट अकाउंट से इमरजेंसी लीव के लिए अप्लाई किया। जादुई शक्ति रखने वालों को ये सुविधा थी कि उन्हें क्लास बंद करने पर ज़्यादा सवाल जवाब का सामना नहीं करना पड़ता था। मैं सीधे स्कूल के गेट की तरफ निकल गया। लक्ष्य ने भी मुझे समझ लिया और मेरा साथ दिया। वह खुश था कि मैंने उसे बिना किसी भेदभाव के अपना दोस्त माना। स्माइलिंग फेस। स्कूल से छुट्टी की अर्जी लगाने के बाद मैं बिना कहीं रुके सीधे अपने घर पहुंचा। मैं उत्सुक था कि घर पर क्या सरप्राइज मेरा इंतज़ार कर रहा है। घर पहुंचकर मैंने बेल बजाए। अंदर से कदमों की तेज़ आहट आए और दरवाज़ा खुला। पापा ने मुझे देखते ही अंदर खींच लिया। मैं हैरान था, पापा, यह क्या है? अंदर कदम रखते ही मैंने देखा कि सोफे पर कोई अजनबी बैठा था। मैं उलझन में था। तभी वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, नमस्ते गरुड़, मैं गंगा अकादमी से जय मल्होत्रा हूँ। उसका परिचय सुनकर मेरी सांसें तेज हो गईं। कुछ मिनट पहले ही तो मैं इनके बारे में सोच रहा था। ये वाकई एक अच्छा संयोग था। मैंने आगे बढ़कर उनका अभिवादन किया। जय सर, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे क्या करना होगा? उन्होंने मुझे देखते हुए कहा, देखो, चूंकि तुम हमारे स्पेशल प्रोग्राम में शामिल हो चुके हो, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हें एक मेंटल मेथड और कुछ स्पेल देने आया हूँ।
बाकी स्पेशल ट्रेनी पहले ही अभ्यास शुरू कर चुके हैं, इसलिए मैनेजमेंट नहीं चाहता कि तुम पीछे रह जाओ, खासकर तब जब तुम्हारी क्षमता उनसे कहीं ज़्यादा है। यह एक शानदार सरप्राइज था। मुझे लगा था कि अकादमी ज्वाइन करने से पहले मेंटल मेथड मांगने के लिए मुझे काफ़ी पापड़ बेलने पड़ेंगे, लेकिन सारा काम आसान हो गया था। मैंने विनम्रता से कहा, आपके प्रयासों के लिए धन्यवाद, जय सर। और मैं अकादमी का भी आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इतना महत्व दिया। मैं स्पेशल क्लास ज्वाइन करने से पहले पीछे नहीं रहना चाहता। जय मल्होत्रा को मेरा रवैया पसंद आया। मेरे पापा भारत, जो अब तक खामोशी से खड़े थे, ने कुछ बोलना चाहा लेकिन रुक गए। जय सर ने पूछा, तो क्या तुम तैयार हो? मैंने उत्साह में सिर हिलाया। वे अपनी कलाई से एक चांदी का ब्रेसलेट निकाले हुए थे, जिससे उन्होंने एक काला वीआर हेलमेट निकाला। वह काफ़ी आधुनिक और स्लीक डिज़ाइन का था, ऐसा लग रहा था जैसे सीधे R&D डिवीजन से आया हो। मैंने पूछा कि मुझे कहाँ बैठना चाहिए और ऊपर अपने कमरे की ओर इशारा किया। कमरे में पहुंचकर मैं बिना समय बर्बाद किए बिस्तर पर लेट गया। जय सर ने हेलमेट में एक नीला चिप डाला और मुझे उसे पहनने के लिए दिया। उन्होंने समझाया कि बटन दबाते ही मुझे निर्देश मिलेंगे। हेलमेट पहनकर जैसे ही मैंने बटन दबाया, मेरा दिमाग एक नई स्क्रीन से जुड़ गया। स्वागत है, अपना यूज़र नेम दर्ज करें। मैंने कीबोर्ड आइकन पर ध्यान केंद्रित किया, वह अपने आप सक्रिय हो गया। मैंने मन ही मन अपना नाम टाइप किया। गरुड़। यूज़र पहचाना गया। गरुड़। लाइब्रेरी सेक्शन में आपका स्वागत है। ग्रेटर दैन मेंटल मेथड सुलभ। स्पेल सुलभ। कॉम्बैट तकनीक अनुमति नहीं। हथियार तकनीक अनुमति नहीं। स्क्रीन देखकर मेरी आंखें चमक उठीं, हालांकि कॉम्बैट और हथियार तकनीक अभी सुलभ नहीं थीं, जो शायद मैकेनिकल जादूगरों के लिए थीं। मैंने मेंटल मेथड सेक्शन पर क्लिक किया। मेंटल मेथड्स। ग्रेटर दैन यूज़र। गरुड़। ग्रेटर दैन जादू। गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी पहचाना गया। ग्रेटर दैन आर्काइव से गुरुत्वाकर्षण मेंटल मेथड की सूची। स्क्रीन पर 3 विकल्प थे। ग्रेविटी आर्क। ग्रेड अर्थ। कठिनाई अत्यंत कठिन। फैलिज ग्रेविटी आर्ट। ग्रेड एडवांस। कठिनाई कठिन। ब्लैक फोर्स आर्ट अधूरा। ग्रेड अर्थ। कठिनाई अत्यंत कठिन। मैंने तीनों मेथड्स को ध्यान से देखा। मैं जानता था कि मुझे इनमें से ही किसी एक को चुनना है। अर्थ ग्रेड का पूरा मेथड होना मेरे लिए लेवल 10 तक पहुंचने के लिए काफ़ी था। दूसरा वाला केवल एडवांस्ड ग्रेड का था, जिस पर मैंने ध्यान नहीं दिया। तीसरे का नाम काफ़ी दिलचस्प था, लेकिन वह अधूरा था। स्कूल की उस हीला महिला की तरह अधूरा मेथड होने के कारण ब्रेकथ्रू में दिक्कत आ सकती थी। मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। मुझे एक पूर्ण और शक्तिशाली मेंटल मेथड की ज़रूरत थी। स्माइलिंग फेस। कठिनाई के स्तर को देखते हुए मुझे लगा कि मेरी समझने की क्षमता इतनी है कि मैं इस मेंटल मेथड का अभ्यास कर सकूं। मैंने स्पष्टता के साथ ग्रेविटी आर्क को चुनने का निर्णय लिया। भले ही यह अत्यंत कठिन था, लेकिन मेरे पास सिस्टम था। अगर मैं एक सीमा तक पहुंच जाऊं, तो मैं सिस्टम का उपयोग करके लेवल अप कर सकता था। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या इसमें ग्रेड को लेकर कोई सीमा थी, लेकिन फिलहाल मैंने ये सोचकर चिंता छोड़ दी कि चाहे सीमा हो या न हो, मुझे अर्थ ग्रेड का मेथड चाहिए था। मैंने मन ही मन पहले विकल्प पर क्लिक किया। सिस्टम ने जानकारी को प्रोसेस करना शुरू किया। इसके बाद मैंने स्पेल मंत्र वाले सेक्शन को देखा। मेरी आंखें चमक उठीं। मैं एक शक्तिशाली मंत्र चाहता था जिससे कोई मेरे साथ पंगा न ले सके। जब मैंने स्पेल सेक्शन खोला, तो वहाँ 3 विकल्प थे, ग्रेविटी पुल, ग्रेविटी पुश और ग्रेविटी फील्ड। सामान्य तौर पर लेवल 1 के जादूगरों के पास केवल एक ही मंत्र का स्लॉट होता है, और वे ब्रेकथ्रू के साथ स्लॉट बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं सामान्य जादूगरों से अलग था। मैंने ग्रेविटी फील्ड को अपना पहला मंत्र चुना, क्योंकि यह रक्षा और आक्रमण दोनों के लिए बेहतरीन था। इसके बाद मैंने दूसरे मंत्र के रूप में ग्रेविटी पुश और तीसरे के रूप में ग्रेविटी पुल को चुना। मैंने सिस्टम के अपलोड आइकन पर क्लिक किया। एक पल के लिए मेरा दिमाग खाली सा हो गया,
जैसे उसमें बहुत सारी जानकारी एक साथ भर दी गई हो। कुछ ही क्षणों में ग्रेविटी आर्क और तीनों मंत्रों की जानकारी मेरे दिमाग में पूरी तरह समा गई। बाहर जय मल्होत्रा और मेरे पिता भारत धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे। मैंने हेलमेट के अंदर अपना स्टेटस पैनल देखा। सब कुछ अद्भुत था। मेरे पास अब 3 स्लॉट भरे हुए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि मेरा सिस्टम और भी मंत्र स्टोर कर सकता था। ये तो अविश्वसनीय था। हालांकि हमारे आसपास गुरुत्वाकर्षण आधारित मंत्रों की कमी थी, पर मुझे लगा कि अगर मुझे और मंत्र नहीं मिले तो मैं खुद के मंत्र बना सकता हूँ। काम पूरा होने के बाद मैंने सिस्टम से लॉग आउट किया और धीरे से काला वीआर हेलमेट उतार दिया। थ्रोइंग किसेस। जय मल्होत्रा के जाने के बाद पापा ने राहत की एक लंबी सांस ली। मैंने उनसे पूछा कि वह इतने अजीब क्यों लग रहे थे, तो उन्होंने बताया कि जय मल्होत्रा लेवल 5 के फायर मैज हैं। मैं दंग रह गया। एक इतना शक्तिशाली जादूगर मेरे घर आकर मुझे ट्रेनिंग का सामान दे रहा था। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैंने पापा को बताया कि मुझे अर्थ ग्रेड का मेंटल मेथड मिला है, जिसे सुनकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने उनसे शक्ति जिम क्लॉडिया जिम में अभ्यास करने की अनुमति मांगी ताकि मैं अपनी ग्रेविटी शक्तियों को बिना किसी को बताए निखार सकूं। पापा ने तुरंत मेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए और मुझे ट्रेनिंग के लिए जाने दिया। उधर स्कूल में लक्ष्य क्लास लौटा तो सब उसे देख रहे थे। वह अपनी जगह पर बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा कि गरुड़ अभी क्या कर रहा होगा। वह काफ़ी घबराया हुआ था क्योंकि उसे लग रहा था कि गरुड़ और बाकी लड़कों के बीच जल्द ही कोई टकराव होगा। तभी उसने देखा कि तुषार वापस अपनी जगह पर आ गया है। आदित्य, जो क्लास का मॉनिटर था, ने तुषार से कैंटीन में हुई घटना के बारे में पूछा। तुषार ने उसे पूरी बात बता दी। आदित्य ने ये सुनकर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी का शोर सुनकर पूरी क्लास की नज़रें उसी पर टिक गईं। लक्ष्य को उसकी यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। आदित्य जानबूझकर चिल्ला कर बोला, मिड लेवल टैलेंट का क्या फ़ायदा? आखिर में तो वह क्लास A1 के छात्रों से पिट ही गया। लक्ष्य ने गुस्से में अपने दांत पीसे। उसने सोचा कि अभी अपनी ताकत बढ़ाने का समय है, ये फालतू के लोगों से लड़ने का नहीं। उसने मन ही मन खुद से कहा, बस मुझे अपना मेंटल मेथड मिल जाए, फिर इन जैसे नौसिखियों को मैं देख लूँगा। तभी आदित्य फिर से चिल्लाया, वैसे इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है, ऐसे लोग तो बस नाम के जादूगर होते हैं। लक्ष्य अब और चुप नहीं रह सका। वह चिल्लाकर बोला, आदित्य, तुम क्या कर रहे हो? अपनी जुबान संभालो। तुषार उसे रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन आदित्य की हंसी रुकी नहीं। उसने और तंज कसा, क्यों, सच कड़वा लग रहा है क्या? पूरी क्लास इस ड्रामा को मजे से देख रही थी। लक्ष्य को लग रहा था कि आदित्य उसे नीचा दिखा रहा है, जबकि आदित्य का निशाना गरुड़ था। लक्ष्य को समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य को गरुड़ से इतनी समस्या क्यों है, लेकिन उसने तय कर लिया कि अब वह किसी को भी गरुड़ के बारे में बुरा नहीं बोलने देगा। आदित्य और उसके साथियों की हरकतें उसे और भी उकसा रही थीं। लक्ष्य ने अपने फ़ोन पर अपना स्टेटस चेक किया और सोचा कि उसे जल्द ही अपने मेंटल मेथड का अभ्यास शुरू करना होगा ताकि वह इन लोगों को अपनी असली ताकत दिखा सके।